राजस्थान पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के 2015 तक के पेपर हमने डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 2016 का पेपर। तो आज की क्लास में भी 150 क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, जिस तरीके से लास्ट क्लास में किए गए थे। क्लियर है? तो देखिए, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में लिंक को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी आपको। देखिए, दिशा पब्लिकेशन का हमने आज से क्लास स्टार्ट की है। तो उसमें पहली क्लास में हमने पॉलिटी को, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए थे राजस्थान में 32 साल में, उन सारे पेपर को डिस्कस किया हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अदरवाइज़ आप फीडबैक दे सकते हैं कि और किस तरीके से किया जाए। दूसरी चीज़ में एक हमारे पास में ऑप्शन और है कि कोई भी बेहतर कोचिंग के टेस्ट सीरीज़ आपको करा दिया है, कम से कम 10 से 15 टेस्ट करा दिए जाएँ पेपर से पहले। करंट अफेयर हम आपको डिस्कस करा चुके हैं, पूरी करंट अफेयर पूरे साल की। बाकी राजस्थान स्पेशल की एक क्लास और लेकर आएंगे करंट अफेयर की, उसमें राजस्थान का सारा करंट अफेयर कवर करा देंगे। तो अब आपको ये बताइए कि आपको क्या करना चाहते हैं आप। या तो ये कि देखिए, अभी हमारा PYQ सीरीज़ ये कंप्लीट हो जाएगी 2 क्लास के अंदर, क्योंकि इसमें 2018 का पेपर रह गया है और 2021 का पेपर रह गया है। क्लियर है? तो 2 पेपर के बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी PYQ की। तो उसके बाद में हमारे पास 2 ऑप्शन बचते हैं, या तो हम दिशा पब्लिकेशन की बुक को कराएं, सब्जेक्ट वाइज। दूसरा ऑप्शन बचेगा कि टेस्ट सीरीज़ को हम कराएं, कोई भी बेहतर कोचिंग हम टेस्ट सीरीज़ कराएंगे। तो उसमें आपका क्या रेस्पॉन्स है उसे लेकर आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो हमारी टीम ने तो डिसाइड किया था कि दिशा पब्लिकेशन की बुक को करा दिया है तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसमें 32 ईयर के पेपर दे रखे हैं। राजस्थान में अब तक जो भी पेपर पूछे गए हैं RPSC ने, जिस भी एग्ज़ाम में, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो या फिर राजस्थान पुलिस का एग्ज़ाम हो, रेट का एग्ज़ाम हो, या आपका कहेंगे RPSC प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हो, तो आप जिस तरीके से आप रेस्पॉन्स करेंगे उसी तरीके से टीम काम करेगी। क्योंकि अभी आपसे चाहिए हमें रिजल्ट, कि ज़्यादा से ज़्यादा करीब 200 प्लस आप रिजल्ट दो। उसके बाद में हम फ्री में टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराएंगे मेंस की। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से हमने ऑप्शन को हटा दिया है, क्योंकि जिससे आप भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उसके बाद आप आंसर को जानें। क्लियर है? तो देखिए, पहला ही क्वेश्चन है कि प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, कौन सा है? तो देखिए, यह है मध्यायिका नगरी। तो ये कहाँ पे है? ये चित्तौड़गढ़ के निकट है। क्लियर है? इसका नाम है मध्यायिका नगरी। तो जो महाभारत और महाकाव्य महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है इसका। ये महाभारत के टाइम पे कौन से जनपद की राजधानी थी? तो एक जनपद हुआ करता था सीबी जनपद की ये राजधानी थी, क्या? मध्यायिका। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सत्यकाम जवाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लेखित है। तो कहाँ पर? ये छंदोग्य उपनिषद में उल्लेखित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भगवान संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। किसके? भागवत। ये भगवान नहीं, भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो कौन सा है? यह है धोसुंडी अभिलेख। ये कहाँ पे है? यह चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान के चित्तौड़ में स्थित है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों की सूची मिलती है? तो बताना कौन कौन से में मिलती है। तो देखिए, एक तो आपको पता है कि अंगुत्तर निकाय में मिलती है। क्लियर है? दूसरा मिलता है भगवती सूत्र में। क्लियर है? तो दूसरा चौथा जितना आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बी आंसर है आपका इसमें। तो देखिए, ये अंगुत्तर निकाय किसका है? ये है बुद्धा का। किसका? बुद्धा का है ग्रंथ। क्लियर है? अगर बात करें भगवती सूत्र की, तो ये जैनिज्म का ग्रंथ है, ये जैन का ग्रंथ है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान के निम्नलिखित मंदिरों में से गुर्जर प्रतिहार काल में निर्मित मंदिरों को चुनिए। तो कौन से मंदिर है राजस्थान के जो गुर्जर प्रतिहार के काल में बनाए गए थे? तो देखिए, पहला मंदिर है ये आहड़ का आदिवारा मंदिर, तो ये भी इसके टाइम पे बनाया गया था। दूसरा आबानेरी का हर्षद माता का मंदिर। तीसरा है राजौरगढ़ का नीलकंठ मंदिर। और चौथा है ओसिया का हरिहर मंदिर। तो ये चारों जो बनाए गए थे ये गुर्जर प्रतिहार वंश के टाइम पे बनाए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
संस्कृत की निम्नलिखित में से कौन सी रचनाओं ने महाभारत से अपना कथासूत्र लिया है? तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का आपको चयन करना है। तो किस किस ने लिया? देखिए, नेषधि चरित्र ने लिया है, और किरातार्जुन ने लिया है, और शिशुपाल वध ने लिया है, यानी कि तीनों ने लिया है। तो पहला, दूसरा, तीसरा इसका आंसर आ जाता है। तो देखिए, ये शिशुपाल वध किसने लिखा था? ये लिखा था आपका महाकवि माघ द्वारा। ठीक है, ये माघ द्वारा लिखा गया था शिशुपाल वध। अगर बात करें हम, ये पहला वाला नेषधि चरित्र किसने लिखा था? तो ये लिखा था हर्ष ने। किसने लिखा था? ये लिखा था हर्ष ने। वहीं पर बात करें हम किरातार्जुनीयम की, तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था भारवी ने। ये भारवी द्वारा लिखित है। जबकि लास्ट बात करें हम, ये 10 कुमार चरित्र, तो ये किसने लिखा था? ये दंडी ने लिखा था। क्लियर है? तो इसका आंसर है पहला, ये सी, पहला, दूसरा, तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसमें बताना कौन सही सुमेलित है। एक तरफ तो नाम है, दूसरी तरफ ग्रंथ है। बात करते हैं पुंडरीक विट्ठल की, तो इन्होंने रागमाला की रचना की है। रागमाला की रचना की है, तो पहला ही आंसर इसका ठीक है। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं ये किसने लिखी थी। देखिए, अगर बात करते हैं राग चंद्रिका की, तो ये लिखी थी काशीनाथ ने। काशीनाथ, राग चंद्रिका। वहीं पर बात करते हैं हम राग कल्पद्रुम की, तो ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कृष्णानंद व्यास ने। कृष्णानंद व्यास। वहीं पर बात करें अगर संगीत राज की, तो संगीत राज किसने लिखी थी? ये लिखी थी महाराजा कुंभा ने। कुंभा द्वारा लिखी गई थी ये। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि सूर्य मंदिरों में से कौन सा पाटन गुजरात में स्थित है? तो कौन सा मंदिर है? तो यह मोढेरा का मंदिर गुजरात में स्थित है। क्लियर है? मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दूर ये मोढेरा गांव में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार हमने बताया था किसके द्वारा डाली गई थी। ये विजयालय द्वारा डाली गई थी। तो आपको पता ही है कि चोला किस लिए जाने जाते थे? कि जाने जाते थे पंचायती राज के बारे में, यानी कि स्थानीय शासन के बारे में, और अपने नौसेना शक्ति की वजह से ये पहचाने जाते थे। क्लियर है? अब इनकी राजधानी क्या थी? तो पहले तो राजधानी हुआ करती थी इनकी उदयपुर। क्या होती थी? पहले राजधानी होती थी इनकी उदयपुर। उसके बाद में राजधानी हो गई इनकी तंजौर। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान कुंभा के दरबार में नहीं था? तो कौन नहीं था? मुनि जिन विजय सूरी। ये किसके दरबार में था? ये अकबर के दरबार में था। अकबर के दरबार में था ये। बाकी तीनों कुंभा के दरबार में थे। मुनि सुंदर सूरी, ये ना था, और ये टिल्ला भट्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, इसमें मिलान कौन सा सही नहीं है देखना है। रजिया सुल्ताना, आप देखते हैं कि रजिया सुल्ताना कहाँ की? दिल्ली। दूसरा बहादुर शाह, ये गुजरात। तीसरा बाज बहादुर, ये मालवा। चौथा चांद बीबी, तो चांद बीबी के सामने ये जो है अवध, ये गलत है। चांद बीबी कहाँ की थी? ये अहमदनगर की थी। क्लियर है? अहमदनगर, यानी कि अहमदनगर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं था? तो ये पूछ रहा संबंधित नहीं था। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित थे, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी संबंधित थे, नियामुद्दीन औलिया संबंधित थे। अगर हम बात करें इनकी शेख अब्दुल जिलानी, तो एक इनका सिलसिला कौन सा था? तो ये कादिरी से थे, कादिरी सिलसिले से। क्लियर है? तो डी इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के इतिहास में पट्टा रेख से क्या अभिप्राय है? तो पट्टा रेख क्या होती है? ये होती है आकलित राजस्व होता है। क्या होता है? आकलित राजस्व। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत की फारसी अनुवाद कहलाता है। कौन सा है? तो ये है रज़्मनामा। तो ये किसके आदेश से किया गया था? ये अकबर के आदेश से किया गया था। अकबर के आदेश से किया गया था। और क्या किसने था? एक तो इसमें थे बदायूनी थे, और दूसरे नकीब खां, और तीसरे अब्दुल कादिर ने रज़्मनामा नाम से किया था इसका अनुवाद। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न वक्तव्य पर विचार करना है आपको। कथन ये है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। पहली बात ठीक है। दूसरा, क्योंकि कारण क्या है
कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो देखिए पहली बात सही है, दूसरी भी सही है, लेकिन उसका ये एक्सप्लेनेशन भी सही कर रहा है। तो इसमें इसके दोनों आंसर सही हैं और व्याख्या भी ये सही करता है। क्लियर है? ऐसे जनरल से स्टेटमेंट वैसे भी सही होते हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से पढ़ें, उसके बाद देखें कि डाटा ज़्यादा फैक्ट या डाटा तो नहीं है, उसके हिसाब से आप फिर आंसर लगाएं इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, उसको पहचानना आपको। तो क्या है, ये कृषक आंदोलन है और नेता है। देखिए बेंगू में जो आंदोलन हुआ था उसके नेता कौन थे, राम नारायण चौधरी। दूसरा बूंदी में जो हुआ था तो इनके थे नैनू राम शर्मा। तीसरा बिचौलिया में हुआ था, बिचौलिया कौन थे, बिचौलिया के विजय सिंह पाठी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मार लो, इसको तो बार बार पूछा जा रहा है। वही बात करें, देखिए बीकानेरी आंदोलन में ये नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे, तो यही हमारा आंसर आ जाता है, आंसर डी। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे अगर ये नहीं थे बीकानेरी, इसके बीकानेरी के आंदोलन के ये नरोत्तम लाल जोशी नहीं थे, कौन थे, तो इनके नेता थे नरोत्तम लाल जोशी। नरोत्तम जोशी तो नहीं थे, इसके थे रघुवर दयाल। कौन, रघुवर दयाल। तो ये किसके थे फिर, ये जो है ना नरोत्तम लाल जोशी, ये किसी के नेता नहीं थे, ये राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहाँ है, ये झुंझुनू में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से करेंगे, वही ट्रिक जो हम देखते हैं कि कॉमन किस में आ रहा है। तो कॉमन 4 है, देखिए आंसर वहीं से होगा, तो ये काट देंगे, ये काट देंगे। ठीक, क्लियर है? तो पहले का चौथा होगा, देखिए राजस्थान सेवा संघ बना 1919 में बना था ये। अगर वहीं पर बात करें हम देश हितैषी सभा, तो कब बनी थी ये, देश हितैषी सभा बनी थी 1877। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप मार देंगे सीधा ये आंसर। वहीं बात करें हम अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद, तो ये कब बनी थी, ये बनी थी 1927 में। नेक्स्ट बात करते हैं चैम्बर ऑफ ये प्रिंसेस, ये तो ये कब बनी थी, ये बनी थी जी 1921 में। तो पहला आंसर इसका आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यही नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने राजस्थान के राजशाही शासक वर्ग के लिए पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था, तो ये दिया था कैप्टन बल्टर ने। कैप्टन बल्टर ने एक पृथक शिक्षा संस्थान की आवश्यकता पर बल दिया था। चलिए आगे देखते हैं अब। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, आपको बताना है। तो देखिए रिंग फेंस की नीति कौन लाया था, ये लाया था वारेन हेस्टिंग। वहीं बात करें ठगी का दमन किसने किया था, ये किया था विलियम बेंटिक ने। वहीं बात करें वर्निकुलर प्रेस एक्ट, तो ये कौन लाया था, ये कर्जन नहीं लेकर आया था, तो ये गलत है। एल्बर्ट बिन कौन लगाया था, रिपन ने लगाया ये। तो हमारा कौन सा आंसर हो गया, हमारा ये आंसर हो गया तीसरा। तो वर्निकुलर प्रेस एक्ट कौन लगाया था, तो ये लिट्टन ने लगाया था, जिसके बाद में रिपन ने इसको खत्म किया था। क्लियर है? तो यही गलत है, तो तीसरा आंसर इसका आ गया। इसका क्या आएगा, इसका आएगा लिट्टन। जिसको समाप्त किसने किया था, समाप्त किया था रिपन ने। क्लियर है? लाया कौन था, लिट्टन लाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र आर्य समाजी विचारधारा का समर्थक नहीं था, तो कौन नहीं था, ये था राजपूताना गजट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में असत्य कथन का आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो पहला स्टेटमेंट है इसका, भारत सरकार अधिनियम 1921 ये 1919 में लागू हुआ, तो पहली बात ठीक है। दूसरा क्या है जी, दूसरा है यह अधिनियम मॉरलेमेंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। नहीं, मॉरलेमेंटो सुधार अधिनियम कौन सा था, ये था 1909 वाला, और ये बात कर रहा 1919 वाले की। तो इसको कहते थे हम, इसको कहते थे मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड। क्या बोलते थे, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो यही गलत है, तो ये गलत ही पूछ रहा है आपसे, तो बी इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है बताना है। एक तरफ तो दर्रे दे रखे हैं, दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। तो पहला दर्रे की हम बात करें शिवकिला की, तो शिवकिला कहाँ पे, हिमाचल में। तो शिवकिला के आगे इन्होंने लिख दिया जम्मू कश्मीर, और ये है कहाँ पे, ये है हिमाचल प्रदेश में। तो ये गलत है, तो गलत ही पूछ रहा, तो पहला इसका आंसर आ जाता है। जलेपला कहाँ पे है, सिक्किम में। बॉमडिला कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। और माना और नीति दो दर्रे हैं, ये कहाँ पे, ये उत्तराखंड में है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम में है। देखिए यहाँ पे भी देखो आप, देखिए लास्ट में तारागढ़, ये लास्ट में सज्जनगढ़, तो इसको हटा देंगे हम, आंसर यहीं पे से।
और फिर बाद में देखो सज्जनगढ़ सज्जनगढ़, तो ये जगह को हटा देंगे। अब आंसर ये बचे हमारे दो, तो दो में से कोई आंसर टिक करके आना है, क्योंकि यहीं पे एग्जामिनर ने कन्फ्यूज़ किया है आपको। क्लियर है? तो देखिए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है आपकी शेर, उसके बाद जरगा, फिर सज्जनगढ़, फिर तारागढ़। तो बी आंसर आपका आ जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है, अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। तो पहली बात ठीक है, तो पहला ये ठीक है। तो चलिए दूसरा है, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। तो भाई ऐसा होता है क्या कि सारी नदियाँ अरावली से ही निकलें? तो ये तो कोई भी कॉमन सेंस इसको काट कर सकता है। तो जैसे ही आपने ये काटा, ये गया, उसके बाद में ये गया, और आपने पता है कि पहला वाला आपके सही है, तो आप सीधा फिर इसको आंसर मार देंगे, क्योंकि यहाँ पे इस ऑप्शन में ए ऑप्शन नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता। हम जानते हैं अरावली से कितना प्रभावित होता, तो ये तो गलत है। ठीक है, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से संबद्ध है, तो ये डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के थार मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? तो देखिए इसका 61% था, और यहाँ पर 60 दिया हुआ था, जिसकी वजह से इसे आयोग ने हटा दिया था, यानी कि डिलीट कर दिया था। तो आपको पता होना चाहिए राजस्थान में कितना है मरुस्थल का, तो 61%। तो यहाँ पर देखिए 61% भाग राजस्थान में है, तो ये सम्मिलित नहीं किया था, इसको आयोग ने हटा दिया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। तो ये बात तो ठीक है। दूसरा, क्योंकि भारत में हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। देखिए दोनों बातें ठीक है, लेकिन ये कि उत्पादन में वृद्धि हुई है, क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि, तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक नहीं कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। क्लियर है? दोनों बातें तो ठीक है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता है, बी आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28, कि राजस्थान सरकार द्वारा पहली वन नीति का अनुमोदन कब किया गया था? तो ये किया गया था फरवरी 2010 में। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौधरी कुंभा राम नहर द्वारा लाभान्वित जिला कौन सा है? तो आपको ये बताना है। तो ये जिला है आपका हनुमानगढ़ और झुंझुनू। क्लियर है? क्या नाम है इसका? चौधरी कुंभा नहर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत क्षेत्र राजस्थान में है? तो कितना परसेंट है? राजस्थान में 10.4%, यानी कि कहें तो 10.41% है। अगर कुल क्षेत्रफल में बात करें तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सन 2013-14 में भारत में मैग्नीज उत्पादक राज्यों में उच्च से निम्न उत्पादन पर आपको बताना है कि कौन से हैं। तो कौन से हैं? पहले मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा, राजस्थान। ये पहला आंसर ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, गलत युग्म को आपको पहचानना कौन सा गलत है। तो पहले में खनिज दे रखा है, दूसरे में खान दे रखा है। क्लियर है? तो देखिए जिप्सम पलाना में नहीं है, इसकी खान। पलाना किसके लिए? ये कोयला के लिए, यानी कि पलाना लिग्नाइट कोयला के लिए। कहाँ पे है ये है बीकानेर जिले में। बीकानेर जिले में किसके लिए? ये कोयले के लिए। और भी कौन सा कोयला? लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला के लिए फेमस है। क्लियर है? दूसरा देखते हैं हम, ये गुलाबी संगमरमर, ये बाबरमल में मिलता है। तीसरे की बात करें तांबड़ा, तो राजस्थान। चौथा यूरेनियम, जो कुराडिया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनकपुरा और सारवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती वह कौन सी है? तो वह तांबड़ा। कौन सी? जनकपुरा और सारवाड़ खाने। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की जालिपा कपोडी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो पहला है, यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है। क्लियर है? दूसरा है, निजी विकास द्वारा स्थापित की जा रही है। तो दोनों बातें ये ठीक हैं, पहला इसका आंसर आ जाता है। चलिए आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी बाहरी संस्था राजस्थान अक्षय ऊर्जा प्रसारण निवेश कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है? तो आपको पता होना चाहिए क्या, ये एशियन विकास बैंक की अधिकतर भारत में ऐसे प्रोजेक्ट को सहायता देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिण गलियारे पर स्थित निम्न नगरों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में बताना है आपको, कि सबसे उत्तर में कौन आता है, उसके बाद में दक्षिण में कौन आता है। तो चलिए देख लेते हैं।
तो देखिए ये आएगा सबसे पहले आगरा, क्योंकि आगरा यूपी में है, ठीक है। उसके नीचे जब आप चलेंगे, देखिए यहाँ पे आया आगरा, उसके नीचे आप चलेंगे तो यहाँ पे आया ग्वालियर, ठीक है ना। पहले आया आगरा, उसके बाद में ग्वालियर। तो बीडी जिसमें है, देखिए बीडी एक में ही है यहाँ पे, और बाकी देख लेंगे हम। उसके बाद में आएगा आपका क्या आएगा, नागपुर आएगा इधर। उसके बाद में इधर चलेंगे तो आएगा नागपुर। नागपुर के बाद में आएगा इधर कृष्णागिरी। क्लियर है, तो चारों ये आ गए, तो हमारा बी आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट देखिए विश्व के भूगोल से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं देख लेते हैं। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब भाई इतनी ट्रिक बता दी मैंने, अब तो आपको ट्रिकें इतनी समझ में आ जानी चाहिए। देखिए जैसे कि अभी हमें सपोज करो इनमें आंख बंद कर लो आप कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं है इनमें। मैं तो आरपीएससी का एग्जाम देने जा रहा हूँ, आपको जानकारी होगी, बट मैं ये कहूँगा कि आपको कुछ भी जानकारी, जीरो जानकारी आप लेके ऐसे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो देखिए पहले में पहला तीसरा, तो आप इसको तो काट दोगे, ये तो होगा नहीं। अब आपके पास में आता है ये, तो देखिए तीसरा दूसरा और तीसरा चौथा, तो आप इसको भी कट कर सकते हैं। तो उसके बाद में आपके पास में ऑप्शन बचते हैं ये, ठीक है ना। तो आपके पास में जो ऑप्शन बचते हैं, अब इसमें से आप देख लोगे। तो लंकाशायर आपको पता है, लंकाशायर कहाँ पे है, तो लंकाशायर यूनाइटेड किंगडम में है। तो पहले का आपका आ गया तीसरा। रूर का तो हर एक इंसान को पता है, तो रूर कहाँ पे है, रूर है आपका जर्मनी में, रूर और जर है ना, तो ये जर्मनी में, दूसरे का दूसरा आ जाता है। उसके बाद में आपके पास में कोहेन आ गया, कोहेन का है जापान में, कोहेन है जापान। वहीं बात करें दक्षिणी, ये अपलेशियन प्रदेश, तो आप सभी जानते हैं ये है अमेरिका में, तो इसका आंसर आ जाता है आपका सी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने अभी ट्रिक से ही किया था। तो आपको सपोज करो कुछ भी नहीं पता, तो कैसे करेंगे। देखिए पहले में चौथा, तीसरा दूसरा, तो अब क्या कटा आपके सामने, तो ये गया, उसके बाद में ये गया, अब आपके पास ये बचा और ये बचा, तीसरा और दूसरा। क्लियर है, तो अब आप देखते हैं कोई भी अगर आपको एक पता है, तो किलिमंजारो आपको पता है कि अफ्रीका में है, ठीक है। किलिमंजारो के आपके आगे कर दिया अफ्रीका, तो डी का आ गया आपका दूसरा। तो डी का दूसरा जैसे ही आया तो आपके पास में आ गया विकल्प ये बी। अगर ये भी नहीं पता उसके बाद में आप कोई भी इसमें टिक कर आओगे तो 50-50 का रेशियो है इसका, ठीक है ना। 50-50 में आप जो टिक करके आ सकते हैं आसानी से। अगर हम स्टार्टिंग से आप जानकारी से देख लेते हैं, तो जानकारी आपके लिए ये होना ज़रूरी है कि कोसिस्को पर्वत ये कहाँ पे है, तो कोसिस्को पर्वत है ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद में मैकिनले, आप सभी जानते हैं कि मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है। उसके बाद अल्ब्रुस कहाँ पे है, अल्ब्रुस है आपका यूरोप का। वहीं पे किलिमंजारो हो गया अफ्रीका का। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के सर्वाधिक कुल जनसंख्या वाले जिलों की अवरोही क्रम में, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लिखना है, ठीक है। घटते क्रम में लिखना भाई, बढ़ते मैंने लिख दिया, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम में, सबसे ज़्यादा उससे कम फिर उससे कम, और आरोही का होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है। तो अब इसका देखिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो सबसे ज़्यादा अगर जनसंख्या वाले ज़िले में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसमें है, जयपुर में। तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए जयपुर सब दे दिया, तो ऐसे ही एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करना चाहता है। दूसरे की बात करें हम, तो दूसरे नंबर पर क्या है, तो दूसरे नंबर पर आपका जोधपुर, तीसरे पर अलवर, फिर नागौर, तो आपका आंसर आ गया बी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में निम्नलिखित में से कौन से 2 जिले उनकी कुल जनसंख्या में सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत रखते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं भाई, एक तो बीकानेर है, दूसरा नागौर है। तो बीकानेर में कितनी अनुसूचित जनजाति है, तो बीकानेर में है मात्र 0.3%, कितनी 0.3। वही बात करें नागौर में कितनी है, तो नागौर में भी 0.3% ही है। तो 2 जिले हैं जहाँ पर 0.33 ये जनजातियाँ निवास करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से कथन राजस्थान में लिंगानुपात यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के बारे में सही है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है जी, पहला स्टेटमेंट है 2011 में राजस्थान में लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत से कम था, तो ये बात ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, तो कितना था राष्ट्रीय औसत से कम, यहाँ पे 888, कितना 888 है। वहीं पर बात करें हम दूसरे नंबर पर, राजस्थान के सभी जिलों में लिंगानुपात 1000 से कम था, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरी बात करें तो 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पाली जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, ये बात भी ठीक है। चौथा देखते हैं अब, चौथा है 2011 में राजस्थान के सभी जिलों के शहरी क्षेत्रों में धौलपुर जिले के अलावा लिंगानुपात 1000 से कम था, तो ये गलत है। बाकी 3 स्टेटमेंट सही हैं, तो पहला दूसरा तीसरा इसका आंसर आ जाता है। क्लियर है, अब बात करते हैं कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पे लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है।
तो ये आपका डूंगरपुर है। ये डूंगरपुर आप नोट कर लो कि डूंगरपुर एक ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। कितना है? 994 है। 994 लिंगानुपात है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं था। तो देख लेते हैं कौन सा ये नहीं था। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था, तो ये बात तो ठीक है। दूसरा, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था, तो दूसरा भी ठीक है। तीसरा, प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया गया था, जबकि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी, तो तीसरी बात भी ठीक है। नेक्स्ट है, अपशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे, तो ये बात गलत है। तो अपशिष्ट विषय आप देखोगे अभी भी केंद्र के पास हैं, और तब भी ये अपशिष्ट विषय केंद्र के पास थे। क्लियर है? तो ये प्रांतीय विधानसभाओं को नहीं दिए गए, तो डी इसका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कब सम्मिलित किया गया था, 1976 में। 1976 में। और पूछा जाता कि कौन सा संविधान संशोधन था? तो 42वां संविधान संशोधन था, जिसके माध्यम से शामिल किया गया था, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन को। अगर बात करें कि कौन सी समिति की सिफारिश पर किया था, तो जी उसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। क्लियर है? ये कौन से भाग में रखे गए? तो भाग 4 के कै में रखे गए। ये भाग 4 के कै में अनुच्छेद 51 के कै में कुल 11 मूल कर्तव्य शामिल हैं। क्लियर? कितने? 11 मूल कर्तव्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये तो वैसे आपको जानकारी होनी चाहिए फंडामेंटल राइट के बारे में, बट अगर फिर भी जानकारी नहीं है किसी भाई बंधु को, तो क्या काम करेगा? वही हमारा फार्मूला बनाएगा। कौन सा जी? पहले पे दूसरा, देखिए 2 में तीसरा है, और 1 में चौथा है। तो पहला गया जी और चौथा गया, 2 हमारे पास में ऑप्शन बचते हैं अब। क्लियर है? तो देखिए, उपाधियों का निषेध आपको पता है कि ये आर्टिकल 18 में है। क्लियर है? वहीं बात करें धार्मिक मामलों की प्रबंधन की स्वतंत्रता, तो ये कौन से में है? ये आर्टिकल है 26 में। तो दूसरे का हो गया जी चौथा। दूसरे का चौथा यहाँ आपने करा, तो आपका आंसर आ गया तीसरा ये। वहीं बात करें सी की, तो अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण किस में दिया गया? तो ये दिया गया आर्टिकल 29 में। वहीं बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये आया था आर्टिकल 21 के कै में। क्लियर है? तो आपका आंसर आया था सी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष या 65 वर्ष? ये भी क्वेश्चन पूछा गया तो इतना होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अब। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया कैसी है? तो ये देखिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल 61 के अंडर में। चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनें। 2 अथवा 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो किसके द्वारा की जाती है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्ति की जाती है। तो ये आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 315 का भाग 2 है ये। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो किसको? देखिए विधान परिषद को समाप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य संघ शासित क्षेत्र के समूह में से किसकी लोकसभा में केवल एक ही सीट है? तो किस किस की है? देखिए चंडीगढ़ हो गया, सिक्किम हो गया, मिजोरम की, इनकी एक एक सीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? तो ये 1952 का पूछ रहा है। 1952 में यानी कि विधानसभा में कितनी संख्या थी यहाँ पर राजस्थान में? तो ये थी 160। अब कितनी हो गई? तो अब हो गई 200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। भाई राज्यसभा और लोकसभा की आप कमेंट करके बताओ कितनी है। क्लियर है? राज्यसभा की और लोकसभा की आपको बतानी है कितनी है। ये देखिए पॉलिटी का क्वेश्चन हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था, जिसमें हमने पूरी पॉलिटी के अब तक जो भी क्वेश्चन हुए थे सारे राजस्थान के पॉलिटी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो ये कह रहा है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो कितनी बार? ये 4 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। कब कब लगा है? तो सबसे पहले लगा राष्ट्रपति शासन 1967 में 44 दिन के लिए, फिर 1977 में लगा था, फिर 1980 में लगा, उसके बाद लगा 1992 से 93 तक लिए लगा था 11 माह तक। सबसे ज़्यादा टाइम तो जो तक तो रहा था तो यही रहा था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्यपाल कुलाधिपति होते हैं किसके होते हैं? कुलाधिपति किसके होते हैं? तो ये होते हैं राज्य विश्वविद्यालयों के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति का सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? ये किसने की थी? ये की थी भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग ने 1966-70 में जो बना था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब जिसने कल की वो क्लास देख ली उसे पॉलिटी बहुत ईजी लग रही होगी, क्योंकि मैंने पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो भी राजस्थान में अब तक पूछे गए सारे करा दिए हैं। क्लियर है। चलिए देखते हैं राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग क्या है। तो ये एक संवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला आयोजन समिति में निर्वाचित व पदेन सदस्य कितने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 20 निर्वाचित होते हैं और 3 पदेन सदस्य होते हैं, तो ये 23 सदस्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं को कितने बार चुनाव आयोजित हो चुके हैं। तो 2015 तक की बात करा तो 10 बार हुए थे, लेकिन 2020 तक की बात कर रहे हैं आपसे, तो 2020 तक में कितने हो गए, 11 बार हो गए। तो आपको ये नंबर याद रखना, 11 बार हो चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह पर पैसा पंचायत अधिनियम का विस्तार परिवर्तनीय नहीं है। तो कौन कौन से, आसाम है, मेघालय है और तमिलनाडु। तो पहला आंसर आ जाता है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो ये अब डिस्कस करते हैं इकोनॉमिक्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए इकोनॉमिक्स आप पढ़ने से पहले एक बात बता दूँ आपको मैं, तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले तो आपको देखना चाहिए जो भी बिल्कुल मतलब अपने आप को थोड़ा सा कमज़ोर महसूस कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में, पहले आप देखना है PYQ। क्लियर है। दूसरे नंबर पे आपने देखना है जो हमने बजट और इकोनॉमिक सर्वे करा रखा है, बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे कराया हुआ है। तीसरे नंबर पे देखना हमने जो गठन चक्र की दृष्टि मैगजीन करा रखी है, उसमें इकोनॉमिक्स वाला जो सेक्शन है तो वो सेक्शन आपको देखना है। अगर ये 3 चीज़ें आपने कर ली तो इकोनॉमिक्स में फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है। वो तीनों चीज़ें हमने ही करा रखी हैं। बाकी इकोनॉमिक्स की 2 से 3 क्लास और लेकर आएंगे हम। PYQ में राजस्थान में जितने भी क्वेश्चन जो इकोनॉमिक्स से पूछे गए अब तक वो सारे कवर कराएंगे हम उन 2-3 लेक्चर में। क्लियर है। टेंशन लेने वाली बात नहीं है कोई। तो अब क्वेश्चन है 58, भारत में बेरोजगारी और गरीबी के अनुमान आधारित हैं। तो किस पर, देखिए NSSO के परिवारों के उपभोग व्यय के सर्वे पर। तो किसके द्वारा, NSSO द्वारा किया था, काय पे, उपभोग व्यय के सर्वे पर आधारित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि क्या होता है, यदि बैंक की दर कम करती जाती है। ठीक है। देखिए ये कोई बैंक है, अगर ये बैंक आपको बैंक रेट पे मतलब कम दर पर ब्याज दे रही है तो आप क्या काम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे लोन लेने के लिए बैंक के पास पहुँच जाएंगे। क्लियर है। अब ये ज़्यादा से लोग जो बैंक लेने के पास पहुँच जाएंगे तो ये बहुत सारा पैसा उठाकर लेकर आएंगे मार्केट से, मतलब बैंक से, और ये कहाँ को लेकर आएंगे, मार्केट में को लेकर आएंगे। अब ये सारा पैसा मार्केट में लेकर आए तो अब सपोज़ करो मार्केट में कोई वस्तु है, अब वस्तु तो लिमिटेड है ना, वस्तु लिमिटेड है, लेकिन लोगों के पास में पैसा अनलिमिटेड आ गया बैंक की तरफ से, तो क्या होगा कि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसलिए कभी कभी बैंक क्या काम करती है, मार्केट से पैसा निकालने के लिए, मार्केट में पैसा कम करने के लिए बैंक दर को बढ़ा देती है। बैंक दर बढ़ाएगी, रेपो रेट बढ़ाएगी और CRR बढ़ा देगी और SLR को बढ़ा देगी, इन सबको बढ़ा देगी, जिससे बैंक से पैसा शॉर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिससे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगना प्रारंभ हो जाएगा। क्लियर है। तो अब क्या होगा कि अगर देखिए मुद्रास्फीति की दर बढ़ती है यदि बैंक की दर कम कर दी जाती है। देखिए रेपो दर कम कर दी जाती है, उससे नहीं, बैंक की दर अगर कम की जाती है तो उससे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की केंद्र सरकार के कर राजस्व के निम्न महत्वपूर्ण स्रोतों पर ध्यान दीजिए। तो उनमें से सकल कर राजस्व के संदर्भ में घटते हुए क्रम में आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन कभी का हो, लेकिन हमारी ट्रिक इसमें भी लगेगी। देखिए पहले पे देखिए पहला है, फिर दूसरा इन पे है, चौथा है, तो हमारा पहला कट गया और ये कट गया, हमारे पास में 2 ऑप्शन बचते हैं, B और C। क्लियर। उस हिसाब से क्वेश्चन का आंसर आएगा। फिर पहले नंबर पर क्या है, दूसरा निगम कर है। अभी हम देखेंगे तो अभी के हिसाब से क्या है, ये उस टाइम का हिसाब का, अभी हमें देखना आज के टाइम पे, तो इसका आंसर तो उस टाइम के हिसाब से C, बट आज के टाइम पे क्या है, सबसे पहले उधारी। ठीक है। उसके बाद में क्या है, GCI। G से क्या मतलब है, यहाँ पे G से GST है, उसके बाद C से कॉर्पोरेट टैक्स है, उसके बाद I से इनकम टैक्स। क्लियर है। तो उधारी, GCI। ठीक है, ये चारों याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पुराना क्वेश्चन है, इसको देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर भी एक बार देख लो। राजस्थान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र के लिए वृद्धि दर का लक्ष्य क्या रखा गया था। तो कृषि के लिए लक्ष्य रखा गया था 3.5, उद्योग के लिए रखा गया था 8.0, वहीं पर सेवा क्षेत्र के लिए रखा गया था 9.5। तो इसका आंसर A था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वर्ष 1997-98 के बाद
न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। तो ये है, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कॉस्ट लागत से ज़्यादा होता है। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। अब न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश कौन करता है, तो ये करता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। लेकिन फैसला कौन करता है, फैसला करता है मंत्रालय, आर्थिक मंत्रालय फैसला करता है, आर्थिक, ठीक है ना। तो ये मंत्रालय फैसला करता है, लेकिन इसकी सिफारिश पर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के व्यापार संतुलन के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये बताना है आपको। तो देखिए, पहला है, भारत का व्यापार संतुलन 1949-50 में 2015-16 तक की संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक रहा। तो संपूर्ण अवधि के लिए ऋणात्मक नहीं था, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, भारत का व्यापार संतुलन इतने से इतने तक संपूर्ण अवधि के लिए धनात्मक रहा, तो ये भी बात गलत है। तीसरा है, भारत का व्यापार संतुलन 1972-73 में और 1976-77 में 2 वर्षों को छोड़कर जब धनात्मक था, जबकि उसके बाद से फिर सभी अवधि के लिए ऋणात्मक रहा, तो ये बात ठीक है। कुछ टाइम के लिए भारत का जो व्यापार संतुलन था धनात्मक था, यानी कि हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे और इम्पोर्ट कम करते थे। अब क्या है कि ऋणात्मक है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फोटोवोल्टेइक, ये वोल्टीय सेल संबंधित है किससे, तो ये संबंधित है सौर ऊर्जा से। और इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य होता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। क्लियर है, किसमें, सौर ऊर्जा को, देखिए सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना इसका कार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये कुछ प्रक्षेपण यान है और सैटेलाइट कौन सी इन्होंने लॉन्च की थी, तो वो देख लेते हैं। अगर हमारी ट्रिक इसमें लगती तो वो भी देखेंगे हम। तो हमारी ये सदाबहार ट्रिक होती है जो सब जगह लगती है। देखिए, पहले में बी यहाँ पे भी है और ए बी यहाँ पे भी, तो हमारा सी काट देंगे इसको और हमारे जी इसको काट देंगे। हमारे पास में ऑप्शन आ जाते हैं 2, ए और डी। तो अब कर लेंगे इसको। देखिए, जो उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 था, तो उसने क्या लॉन्च किया था, उसने रोहिणी को लॉन्च किया था, तो पहले का बी आ जाता है, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं हम, ये ASLV, तो इसने क्या लॉन्च किया था, तो इसने स्रोत सी लॉन्च किया था, तो दूसरे का आया था तीसरा। क्लियर है, दूसरे का सी। उसके बाद में हम बात करें ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण की यान की, यानी कि ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यानी PSLV की, तो उसने लॉन्च किया चंद्रयान 1 को, तो सी का पहला आ जाता है। तो सी का पहला इसी में है, ये हमारा आंसर आ जाता है। डी का देख लेते हैं, GSLV लॉन्च किया EDUSAT। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। क्लियर है, NaHCO3। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ और पूछ लेता आपसे कि खाने वाले सोडा या बैंकिंग सोडा का सूत्र NaHCO3 होता है, इसका नाम क्या होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। वहीं पर अगर धावन सोडा को क्या कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट। इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है Na2CO3। ये होता है धावन सोडा, ये सोडियम कार्बोनेट। चलिए नेक्स्ट है, बताना कि कौन सा कथन सत्य है। क्लियर है, पहला, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, तो आपने देखा होगा आपके घर में सिरका बनाया जाता होगा, तो पहली बात ठीक है। दूसरा देखते हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, तो दूसरी बात भी ठीक है। तीसरा देखते हैं हम, सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो ये बेंजोइक नहीं होता, एसिटिक अम्ल भी होता है। क्लियर है, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा देखते हैं, सिरका एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो ये बात भी ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ABD, यहाँ पे भी ABD होगा, वही आपका आंसर होगा। तो ये आ गया आपका आंसर ABD। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी कि DRDO ने लुकोस्किन नामक एक औषधि विकसित की है, इसका इस्तेमाल किस में होगा, तो लियोकोडर्मा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्फा लिनोलेनिक अम्ल यानी कि 18 कार्बन युक्त ओमेगा-3 फोटो अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत है, तो क्या है, तो यह है अलसी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए नेक्स्ट है, एक वयस्क अध्ययी कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डॉली भेड़ के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, तो ये पहला ही सही नहीं है। डॉली वर्ष 1998 में पैदा हुई थी, तो कब हुई थी, ये 1996 में पैदा हुई थी, तो आपको इसका डेट ऑफ बर्थ भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन को देखने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आयोग ने ये डिलीट कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सही बताना है इसमें से। तो देखिए, पहला है, सर्वप्रथम व्यावसायीकरण के लिए
के लिए जाने वाला आनुवांशिक रूप से अभियांत्रिकीकृत फसल उत्पाद फ्लेवर सेवर टमाटर था। तो पहली बात ठीक है। दूसरा, फ्लेवर सेवर के पके हुए फल अधिक अवधि के लिए दृढ़ होते रहते हैं एवं पौधे पर पकने के बाद बाजार में स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। तो दूसरा भी ठीक है। वही बात करते हैं, फ्लेवर सेवर के पके हुए फलों में रंग होता है किंतु पौधों पर पके फलों जैसे पूर्ण सुरुचित सरणी का अभाव होता है। तो ये बात गलत है। तो पहला दूसरा इसमें ठीक था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह उत्पन्न करता है क्या, ये उत्पन्न करता है एसिटिलीन। तो ये आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है। तो कौन सा है, तो ये है अंजोला। तो डी आंसर इसका आ गया। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, यह है बीकानेर में। कहाँ पर, बीकानेर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी 2000 में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक दो क्वेश्चन कंप्यूटर के देख लिए। कंप्यूटर के कौन से क्वेश्चन आए थे कि नवीनतम एंड्रॉयड चल दूरभाष प्रचलन पद्धति 6.0 का नाम क्या है। तो इसका नाम था मार्शमेलो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, इसमें भी हम अपने ट्रिक लगाते हैं कि अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन सा प्रदूषण वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करता है। तो देखिए ए किस में आ रहा है, ए यहाँ पे कई जगह ए आ रहा है। तो बी इसका आंसर नहीं, ये सी आंसर नहीं होगा। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं बी और बी। तो इसका आंसर ये बी भी नहीं होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे बी कहीं भी नहीं आ रहा। अब बी और सी में से इसका आंसर होगा। तो ए तो हमने देख लिया, तो इसका आंसर ये आ गया डी। क्लियर है। अब फिर भी देख लेते हैं अम्ल वर्षा में कौन सी, देखिए सल्फर डाइऑक्साइड आपको पता है, उसके बाद में नाइट्रोजन ऑक्साइड भी आपको पता है। तो दो गैसों का होना बहुत जरूरी है अम्ल वर्षा के लिए। तो ये हो गया डी आंसर हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। ऐसी ट्रिक हम इस वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। तो निम्न में से कौन प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकता है, या तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता, अगर आपको जीरो नॉलेज है फिर भी हम इसको सोल्व करेंगे। देखिए ए और, तो इसमें ए और चल देखते हैं, दो जगह ए है फिर तो ये तो हो सकता है, चांसेस है। तो कौन सा नहीं होगा, फिर ये और ये कट जाएंगे। फिर अगर बी की बात करें, बी तो बी तो होगा ही होगा। तो बी यहाँ पर नहीं, ये भी कट गया। ठीक है, तो दो ये कट गए और एक ये कट गया हमारा। फिर भी सी को देख लेते हैं, सी तो सी तीन जगह है, सी इनमें नहीं है, तो वैसे भी ये आ गया। तो ये आंसर हम इस तरीके से मार देंगे। फिर भी हम पढ़ेंगे अब इसको। तो देखिए जैव विविधता के लिए संकट क्या हो सकता है, भूमंडलीय तापन, प्राकृतिक विकास विखंडन और विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। शाकाहार को प्रोत्साहन ये कैसे हो सकता है, तो किसी रूप से लॉजिकली लग नहीं रहा। तो आप ये सी को डी तो वैसे भी काट देते, फिर बी में और में कन्फ्यूजन होता। आप देखते हैं कि प्रभाव पड़ता है, तो ए बी सी आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस झील को रामसर आर्द्रभूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यह सामर लेक यानी कि सामर झील को इसमें सम्मिलित किया गया है। और दूसरा स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कौन से वर्ष राजस्थान जैविक विविधता नियमों को बनाया तथा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब की थी, ये 2010 में की थी। क्लियर है। अब राजस्थान में आपको बताना है कि कितने राष्ट्रीय ये यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है और कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं राजस्थान में, 3 हैं। वन्यजीव अभयारण्य कितने, 26 हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 81 को भी अपने ट्रिक से सोल्व करते हैं। तो पहले पे देखिए 4 यहाँ पे दे दिया, 1 दे दिया, तो इसने आपको कर दिया कन्फ्यूज़। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट पे 3 यहाँ पे दे दिया, तो अब हमारे सामने यह है कि हम इसको एलिमिनेट कर देंगे। क्लियर है। अब उसके बाद में चलते हैं हम, उसके बाद में फिर हमारे पास में 3 ऑप्शन आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पे 1 2 अलग अलग है, तो अब आप यहाँ से अपनी मर्जी स्टिक करोगे। अगर आपको एक भी पता है तो आप उसके साथ में फिर जाओगे। जैसे कि अब बात करें वन्यजीव संरक्षित, देखिए 100% में ट्रिक अप्लाई कोई भी नहीं होती है, चाहे वो यूपीएससी की हो या फिर आपके आरएएस की हो या फिर यूपी पीसीएस की हो या बिहार पीसीएस की हो। क्लियर है। तो ये 2-4 क्वेश्चन में आपकी ट्रिक नहीं भी लगती है। तो अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन था, आपको बीच में फंसा दिया इसने। तो देखिए अब बात करते हैं हम जोड़बीड़, ये गढ़ेवाल की। तो ये कहाँ पे है, ये है बीकानेर में। तो अगर आपको एक पता तो एक का चौथा मार देते हैं आप, तो एक ए में बी में से फिर मारते। वहीं बात करें घोड़ा बिस्नोई की, तो घोड़ा बिस्नोई कहाँ पे, ये है जोधपुर में। ये कहाँ पे है, जोधपुर। तो बी का तीसरा आ गया। अब उसके बाद में गोगेलाव की बात करें तो गोगेलाव आपका नागौर में। उसके बाद में बीड़ की बात करें तो बीड़ कहाँ पे है, ये आपका झुंझुनू में। तो डी का आपका पहला गया, तो आपका आंसर आ गया बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, उसके बाद में क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है, कौन कौन से का देखिए बताना है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरे पर नाइट्रस ऑक्साइड है, तो यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपका दूसरे पे आपका मीथेन होगा। तो पहले पे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे पे मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और लास्ट में CFC। तो आपका आंसर आ गया C। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो ये बना था जी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये उस टाइम पे तो बना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन अभी ये कहाँ पे है, ये है उत्तराखंड में। ये कब बना था, ये बना था 1936 में। कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबद्ध है। तो कौन से ये अलवर से संबंधित है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का शंकरीय नृत्य किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है कालबेलिया से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। तो ये कहाँ पर मनाई जाती है, ये नाथद्वारा में मनाई जाती है, नाथद्वारा में मनाई जाती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की एक प्रारंभिक रचना हंसावली रचित है, यानी कि किसके द्वारा, ये साहित्य के द्वारा रचित है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में लगाना है। कहाँ से, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो सबसे पूर्व में इनमें कौन सा होगा, बूंदी होगा, बूंदी। तो बूंदी कौन से में, पहले में ही है, तो आपका ये गलत हो गया। उसके बाद में हम बात करें, बूंदी के बाद में होगा अजमेर, अजमेर इधर आ गया। तो बूंदी के बाद में अजमेर, फिर अजमेर के बाद नागौर आएगा आपका इधर, नागौर के बाद में उधर उदयपुर आएगा। तो आपका आंसर हो गया इसमें C आंसर आ गया, ABDC। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी सूचना आयोग का गठन कब किया गया था। तो कब किया गया था, ये किया गया था 18 अप्रैल 2006 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उस पर चर्चा की गई। तो कितनी बार प्रस्तुत किया चुका, 4 बार प्रस्तुत किया चुका, और 4 बार ही आपको पता है कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में लागू की गई थी, कब से कब तक। 2 अक्टूबर 2011 से लागू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा सृजन करने के लिए नोडल एजेंसी है। तो कौन सी नोडल एजेंसी है, तो यह है राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्लियर है, यानी कि RECL। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में कितने जिले उद्योग केंद्र कार्यरत हैं। तो कितने थे, ये थे जी 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को राज्य में लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार ने राजस्थान में विज्ञान केंद्र और विज्ञान पार्क स्थापित किए हैं। उन सही स्थानों को पहचानिए जहां विज्ञान पार्क अब तक स्थापित किए जा चुके हैं। तो कहाँ कहाँ पर स्थापित किए जा चुके हैं, देखिए जयपुर में स्थापित किया जा चुका है, और नवलगढ़ में, और झालरापाटन में यानी झालावाड़ में स्थापित किए जा चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन समस्याओं के निराकरण के लिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है। तो कौन सा, यह सुनवाई का अधिकार अधिनियम, आपका डी आंसर ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्वे सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने जीवन धारा बैंक निम्न की उपलब्धता के लिए स्थापित की है। तो काय के लिए, शिशुओं के लिए माँ के दूध हेतु। चलिए नेक्स्ट, और ये चीज़ ये बनाई कहाँ जा रही है, तो ये बनाई गई थी जयपुर में। कहाँ पर बनाई गई, जयपुर में बनाई गई, कब, 2015। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन के लोगों में क्या सम्मिलित वाक्य है। तो कौन सा वाक्य है, जाने क्या दिख जाए, जो देखेगा वही देखोगे, तो जाने कुछ नहीं दिखेगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब देखिए इसमें आपको यहाँ पे फिल करना है, क्या आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 10 + 3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 13। ऐसे ही आप करेंगे यहाँ पे 4 × 2, तो इसका आ जाएगा 4 × 2 का आ जाएगा 8, और 8 में करेंगे यहाँ पे 4 ऐड, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 12। वहीं पे बात करते हैं 6, 3 × 2 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 ऐड करे थे, यहाँ पे 4 ऐड करते, यहाँ पे 5 ऐड करे, तो यहाँ पे आंसर आना चाहिए 6 + 5 11।
लेकिन यहाँ पर कहीं भी 11 नहीं था, तो जिसकी वजह से इसको आयोग ने डिलीट कर दिया था। क्लियर है, इसको डिलीट कर दिया गया था आयोग के द्वारा। तो यहाँ पे आएगा आपका 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इस प्रश्न में कथन के दो परिकल्पनाएं दी गई हैं, कौन कौन सी? देखिए, कथन में पहला है कि कठिन परिश्रम व्यक्ति के लिए पहुंच से बाहर कुछ भी नहीं है, पहला दे दिया। दूसरा परिकल्पना, एक कठिन परिश्रमी व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो सब कुछ में क्या भाई, चांद पर घर थोड़ी प्राप्त कर लेगा वो, है ना? तो ये तो मतलब थोड़ा अजीब सा लग रहा है, पहला। दूसरा, जो कठिन परिश्रम नहीं करते वो कुछ भी प्राप्त नहीं करते। भाई हो सकता है कि उसकी खानदानी ज़मीन हो, पुश्तैनी ज़मीन हो, तो लॉजिक देखिए दोनों ही लॉजिक लग रहे हैं, बट कौन सा थोड़ा सा ठीक लग रहा है, बेहतर सा, कि एक कठिन परिश्रम व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। तो थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट ये लग रहा है, ठीक है। तो केवल कह सकते हैं कि केवल पहला वाला अंतर्निहित है इसमें। देखिए, क्योंकि हमें देखना है इससे, हम अपने हिसाब से नहीं देखना कि अपने हिसाब से कुछ भी मार लेंगे। हमें जो कथन में कहा गया है उसमें परिकल्पना का लिंक करना है, अपने बाहर से कुछ भी नहीं सोचना है इसमें। क्लियर है? तो इसके हिसाब से तो पहली बात ये ठीक बैठ रही है, तो पहला आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते। क्वेश्चन नंबर 100 है, निम्न कथनों पर आपको तर्क दिए हुए हैं, उसको बताना कि कौन सा इसमें सही बैठ रहा है। तो कथन पहला है कि वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फ़ोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? तो तर्क बहुत मजबूत दे रहे हैं, हाँ होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर समय पर दुर्घटना का कारण बनता है ये मोबाइल ही। तो बात तो ठीक है ये। दूसरा, नहीं, मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। भाई ये कैसे समस्या हो जाएगी? तो तुम्हें गाड़ी साइड में लगा के बात करने को किसी ने रोका? भाई कोई रोक रहा हो तो बात भी है, तो भाई दूसरा तो गलत है। तो पहला इसका आंसर ठीक लग रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए 101 देख लेते हैं। ये कह रहा था कि सभी फल पेड़ हैं। तो देखिए यहाँ पे तो आप बनाओ क्या, फल क्या है, सभी फल पेड़ हैं, तो ये आ गया आपका पेड़। क्लियर है? तो पहला स्टेटमेंट हो गया हमारा। और दूसरा कह रहा है कि कोई फूल पेड़ नहीं है। जब कोई फूल पेड़ नहीं तो फूल तो यहाँ पर आएगा नहीं आएगा, तो फूल ये आ गया, तो फूल तो अलग ही रहेगा इनसे। अब तुम फल में भी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि फल के अंदर तो ऑलरेडी ये पेड़ है। तो अब क्या कह रहा है कि निष्कर्ष कह रहा है कि कोई फूल फल नहीं है, कोई फूल फल नहीं, बिकॉज ये अलग है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है ये। दूसरा, कुछ पेड़ फल है। तो कुछ पेड़ देखे थे आपने, ये इसके अंदर पेड़ भी तो हैं, ये तो फल है कि नहीं है? तो फल है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष ही निकलते हैं। क्लियर है? तो इसका आंसर आ गया डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है, कथन एक है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा। तो भाई अगर ये पैमाना है नेट इसका उत्तीर्ण करने का, तो हमारा भाई 3 सब्जेक्ट में है, तो इसका मतलब हम आज से अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं। वैसे आज तक तो ये शक करते थे अपने आप पर कि बुद्धिमान है कि नहीं, बट आज ये क्लियर हो गया क्योंकि आरपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया है, तो मैं उसके हिसाब से अपने आप को मानूंगा। ठीक है, चलिए मान्यता देख लेते हैं। नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ये बात ठीक है कि नहीं? वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, तो ये कोई कंडीशन ही बैठ रही है। देखिए ये कह रहे हैं कि नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए उसे बुद्धिमान होना चाहिए। ठीक है, ये क्या ऊपर क्या कह रहा है, यदि वह बुद्धिमान है तो वह नेट परीक्षा उत्तीर्ण करेगा, मतलब ये कंडीशन बताई गई यहाँ पे, जबकि ये अप्लाई ऐसा नहीं कर रही है। दूसरा, नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, वह नेट परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, ये जरूरी नहीं बैठने की यहाँ पे बात चल रही है ना, कि भाई बैठेगा कि नहीं बैठेगा, तो ना तो ये कोई भी इसमें मैच नहीं कर रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि दी गई आकृतियों में त्रिभुजों की कुल संख्या है। तो त्रिभुजों की संख्या आप निकालो तो इसमें 27 आ जाएगी। ये मैथ के और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन हमारी एक्सपर्ट टीम कराएगी, तो उसका आप वेट कीजिए 2 से 3 दिन का लिए बस। अभी फ़िलहाल आप जीएस पे फोकस कीजिए अच्छे से। दूसरा है कि देखिए अनुक्रम इसमें बताना है, तो नेक्स्ट पर इसमें अगला कौन सा पद आएगा। तो आप जब इसको माइनस करेंगे इससे या फिर ऐड करेंगे इसमें ऐड करेंगे, तो सब में अंतर आ रहा 1208 का, 1208 का अंतर आ रहा। तो 1208 अगर इसमें आप ऐड करेंगे 1208 तो कितना आएगा, लास्ट में बना गया। ठीक है, उसके बाद में 7 आ गया, तो कौन से में, तो ये आपका आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते। अब देखिए ऐसे नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन में, सीरीज़ वाले क्वेश्चन में आपको पकड़ना रहता है, कोई भी पकड़ लो, या तो 7 को पकड़ लो, चाहे तो आप 7 को पकड़ लो या बाई को पकड़ लो। बाई के और वी के बीच में कितना गैप आता है, तो ये गैप आता है 3 नंबर का। अगर मैथ से देखा तो 2 आएगा, WXY। ठीक है, उसके बीच में आर के नंबर का गैप देखें तो माइनस का 4 का आएगा। ठीक है, वैसे देखो तो 3 का आएगा। उसके बाद में एम के बीच में, फिर उसके बाद में हम गैप देखें तो 6 नंबर का गैप किस में आएगा, तो यहाँ पे तो जी आना ही आना है। तो
चलते हैं। तो कि जो जी है वो कहाँ पे पूछा गया है इसमें। तो देखिए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए तो उनको जो पार्ट में डिवाइड कर लो। देखिए यहाँ पर 6 नंबर है तो 3 3 में हमने डिवाइड कर लिया। तो जी पूछा है इसने दूसरे नंबर पे यहाँ पे, और बाद में जो वाई था वो पूछा दिया सेकंड लास्ट में। उसी तरीके से हमें जो है फादर को लिखना है। तो इसी तरीके से हमने ये फादर को लिख लिया। तो देखिए इससे ये समझ में आ गया हमने, तो जो पहला वर्ड है वो पहुँच रहा आपके सेकंड लास्ट में। तो देखिए पहला वर्ड है यहाँ पे तो पहुँचेगा सेकंड लास्ट में। सेकंड लास्ट कहाँ पे, यहाँ पे है। सेकंड लास्ट में नहीं, पहला पहुँच रहा सेकंड नंबर पे। तो देखिए जैसे कि बी है वो सेकंड नंबर पर पहुँच जाएगा अपने स्थान से खिसक के। तो कहाँ पे पहुँचेगा, सेकंड नंबर पे पहुँचेगा। तो 3 में सेकंड पे है तो ये आंसर नहीं होगा। उसके बाद में हमने देखा था कि देखिए ये बी हो गया, ई वाई ओ एन डी। तो अगर 3 3 में हम बांट लेंगे तो देखिए वाई तो इसके आ जाएगा जस्ट नीचे, और ये ओ आ जाएगा उसके ऊपर। ओ इधर आ गया और वाई आ जाएगा नीचे। क्लियर है। अब तीसरे चौथे वर्ड पे ओ वाई आना चाहिए। देखिए तीसरे पे ओ आना चाहिए, चौथे पे वाई आना चाहिए। ओ वाई कहाँ पे, तीसरे चौथे पे ओ वाई इसमें है। क्लियर। तो डी आंसर इसका आ गया। तो इसी तरीके से रख के देख सकते हैं आप। तो 108 भी सॉल्व कर सकते हैं वैसे ही। तो 108 का देखिए कुछ का आंसर आप देख लीजिए अभी। 108 का आंसर क्या है, 108 का आंसर सी है। मैथ के देख लीजिए आप अभी। 109 का आंसर है, सॉल्व कर सकते हैं आप। इनमें से कौन सा फिट बैठेगा, तो कौन सा फिट बैठेगा, इसमें से ये फिट बैठ जाएगा सी वाला। तो इसका आंसर सी आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मैथ के कुछ क्वेश्चन है, मैथ का कुछ क्वेश्चन है उसको आप देख लीजिए, सोल्व कर लीजिए। अदरवाइज 2 दिन के अंदर अंदर आपको इसकी क्लास मिल जाएगी 2013 से लेके 21 तक के जो भी पेपर हुए हैं उसके मैथ के रीजनिंग के क्वेश्चन की। ठीक है। तो इसका आंसर है आपका डी। चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 का आंसर आपका बी। 112 का आंसर है आपका, 112 का आंसर है आपका सी। 113 का आंसर है आपका सी। 114 का आंसर आपका ए। 115 का आंसर आपका ए। बाकी 116 17 के आंसर देख लीजिए आप यहाँ से। एक 117 का ये डिलीट कर दिया गया था। 118 का अब आया था समसामयिकी। देखिए समसामयिकी का हमने घटना चक्र की दृष्टि मैगजीन कराई हुई है। किसकी, घटना चक्र की। तो बहुत अच्छे से उसमें फैक्ट को कवर किया गया है पूरे साल के। कब से कब तक है वो, अगस्त 2022 से लेकर 20 अगस्त 2023 तक है वो मैगज़ीन। तो उसमें हमने अलग अलग पार्ट में डिस्कस किया मैगज़ीन को। तो वहाँ से एक बार आप देख लीजिए उसको। बाकी एक क्लास और लेकर आएंगे राजस्थान स्पेशल की, उसमें कवर हो जाएगा। तो देखिए राजस्थान के राज्यपाल के रूप में श्री कल्याण सिंह की नियुक्ति के पूर्व राज्य का राज्यपाल कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे, तो इस टाइम राम नाईक थे। तो अब जरूरी नहीं कि क्वेश्चन पूछा जाए। नेक्स्ट है भामाशाह योजना के कथनों के बारे में आपको विचार करना है। तो पहला है कि परिवार की सहमति से 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुकी परिवार की कोई भी महिला परिवार की मुख्य घोषित की जा सकती है इसके तहत। चलिए नेक्स्ट है
अब ये शुभारंभ कब किया गया था? 2014 में किया गया था। कहाँ से? मेवाड़ांचल के उदयपुर शहर से ये शुभारंभ किया गया था। महिला सशक्तिकरण के लिए भामाशाह योजना लाई गई थी। चलिए नेक्स्ट है, अनुप्रीति योजना के बारे में आपको बताना है कौन सा कथन सही है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था क्योंकि ये अनुप्रीति योजना कब आई थी? 2005 में आई थी। ये 2012 में परिवर्तन किया गया था। इसमें क्या है कि देखिए, इसमें जो भी छात्र हैं SC ST के हों या पिछड़ा वर्ग के या सामान्य वर्ग के, तो उन बच्चों को कोचिंग और फ्री प्रोवाइड कराई जा रही थी इस योजना के तहत। चलिए नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक 2015 के बारे में डिस्कस किया। अभी हम 2020-22 का वो आया हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये पुराना डाटा है इसमें। तो अगर अभी 2022 वाले के हिसाब से देखें तो इंडिया की रैंक कितनी है उसमें इंडिया की रैंक है 132। क्लियर है। मानव विकास सूचकांक जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है। तो दूसरी बात ठीक है। ठीक है, ब्रिक्स के अन्य देशों की तुलना में भारत की रैंक में क्या गिरावट है, तो ये बात भी ठीक है। तो अभी के हिसाब से हमें देखेंगे इसको, तो उसके हिसाब से हमें नहीं देखेंगे। ठीक है, अभी 132 रैंक आपको याद करनी है इसमें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर नॉर्वे, उसको भी याद कर लो। पहले स्थान पर कौन है? नॉर्वे है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट है, पहली योजना के संदर्भ में कौन सा उत्तर सही है, इसे बताना है। तो यह देखिए, जेम जनधन आधार मोबाइल का प्रथम उपकार है। DBT के माध्यम से LPG अनुदान को हस्तांतरित करती है। उपभोक्ताओं के बैंक खातों में LPG अनुदान के सीधा हस्तांतरण करती है। तो ये तीनों बातें ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 1951-52 से 2015-16 की अवधि के लिए किस वर्ष में स्थिर कीमतों पर भारत की प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर सर्वाधिक रही है? तो 2007-8 में रही थी, बट हमें आपके हिसाब से देखना है। राजस्थान थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है? तो इस टाइम पे आधार वर्ष क्या है? देखिए, इसका यह भी चेंज नहीं हुआ, तो ये 1999-2000 ही है। नया सवेरा क्या है? तो नया सवेरा क्या है? डोडा पोस्ट से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है। ये तंबाकू से पूर्ण नशा मुक्ति कार्यक्रम है, तो नशा मुक्ति कार्यक्रम है ये। तो बस सारी बातें ठीक है इसमें। चलिए नेक्स्ट है, भामाशाह योजना की मुख्य विशेषता बतानी है आपको। तो ये तो हमने देख लिया था। ये प्रत्येक परिवार की महिला मुखिया के नाम से भामाशाह कार्ड जारी किया जाता है। दूसरा क्या है जी, इसमें भामाशाह कार्ड महिला के बैंक खाते से जोड़ा जाता है। तीसरा क्या है, विभिन्न नगद लाभों में को लाभार्थियों के बैंक खातों से हस्तांतरित कर दिया जाता है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा इसमें ठीक है। कब आई थी ये? 2014 में आई थी ये। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में क्रियान्वित उस स्कीम का नाम बताइए जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, ये देखिए, ये तो अभी पूछा था हमने, अनुप्रीति योजना, तो दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान में कौन सा मुख्यमंत्री शुभलक्ष्मी योजना का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? गर्भवती महिलाओं की सहायता करना इसका उद्देश्य नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129, 2016 में आयोजित 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो अभी ये देखें करंट के हिसाब से, तो पुराना क्वेश्चन है, नहीं देखना है ज़्यादा। यूनाइटेड किंगडम को यूरोपीय संघ में अलग करने की आंदोलन नेतृत्व करने के लिए किसने किया है? तो ये बोरिस जॉनसन थे, बट हमें अभी का देखना है। 2015-16 में रणजी ट्रॉफी ये प्रतियोगिता विजेता मुंबई क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? अभी हमें करंट का देखना है, कहाँ पे हुआ है वो देख चुके हैं हम खेल परिदृश्य में। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा जिला राजस्थान ये जिला डिजिटल राज्य घोषित किया गया? तो ये केरला था जी। चलिए नेक्स्ट है, किस देश ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानतुल्लाह दिया है? तो ये अफगानिस्तान था। हमें करंट का देखना है, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट है, 31 अक्टूबर 2015 को राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पहले अन्नपूर्णा भंडार का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो भंबोरी में किया था। अभी जो करंट में वो देखना है। 2016 का ओलंपिक मोटो क्या था? अभी हमें करंट में देखना है। चलिए नेक्स्ट है, 2016 में रियो पैरालंपिक खेलों में कुल कितने खेलों की प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई? करंट में देखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से रिलेटेड कथनों पर आपको विचार करना है। तो देखिए, ऐसे में डीएट में छेड़खानी कर दी जाती है, तो आपको ध्यान रखना है उस। तो ये पुराना है, अभी इसमें नया देखना है, अभी क्या करंट में इसमें फेरबदल हुआ है। चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो करण सिंह को दिया गया था। कब? 1995 में दिया गया था। नेक्स्ट है, प्रतिष्ठित टेबल टेनिस चैंपियनशिप एशियन कप 2015 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो करंट का में जो भी है वो देखना है। राजस्थान ओलंपिक एसोसिएशन के नवनिर्वाचित चेयरमैन कौन है? तो धनराज मिश्र थे। अभी हमें करंट में देखना है। नेक्स्ट है, रियो ओलंपिक खेल 2016 में कितनी स्पर्धाएं हुई हैं? तो करंट में देखना हमें, पुराना नहीं देखना चाहते। नेक्स्ट है, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाने वाले प्रथम सौर ऊर्जा चालित वायुयान का क्या नाम है? तो करंट में देखना है ये। नेक्स्ट है, 35वें राष्ट्रीय खेल 2015 में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो ये आपको करंट में देखना है, जो भी हुए हैं अभी। नेक्स्ट है, सत्य बताइए इनमें से। तो कौन सा सत्य है? मैसूर राज्य का नाम नया तमिलनाडु रखा गया है, जबकि मैसूर राज्य का नया नाम क्या है? कर्नाटक है। चलिए नेक्स्ट है,
राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो ये तिवारी जी का सबसे लंबा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला दंडात्मक के रूप में जिला कलेक्टर की शक्तियाँ हैं, क्या क्या हैं जी? तो पहली कानून व्यवस्था बनाए रखना, कल देखा था हमने। पुलिस पर नियंत्रण रखना, ये भी देखा था। विदेशियों के परिपत्रों की जांच करना, ये भी था। भू राज्य से भी एकत्र करना नहीं था, तो पहला दूसरा तीसरा आंसर आ जाता है। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, 147 कि उच्च प्रति ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जुड़ने वाला भारत का प्रथम जिला कौन सा बन गया था? केरल का डुक्की जिला। चलिए नेक्स्ट है, कौन सी एक भारतीय नौसेना की नाभिकीय ऊर्जा द्वारा संचालित पनडुब्बी है? तो INS चक्रती है। अभी हमें करंट में देखना जो भी ऐसी रही है। नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना का कौन सा विमान हवा से हवा में पुनः ईंधन भरने का कार्य करता है? तो यह है इल्यूशन 1178। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 150 क्वेश्चन है कि नैनो तकनीक के निम्नलिखित उत्पादों उपकरणों को नैनो तकनीक की और 4 पीढ़ियों के बढ़ते क्रम में बताना है आपको। कौन कौन सी हैं? तो देखिए, पहली पीढ़ी की आपकी कौन सी हो गई? एरोसोल हो गई। दूसरी पीढ़ी की लक्षित दवाएं हो गई, तो एरोसोल लक्षित दवाएं, तो AD जिसमें है, तो AD इसमें है। उसके बाद में 3D नेटवर्किंग, उसके बाद में आणविक ये विनिर्माण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने 150 क्वेश्चन डिस्कस किए। 2 हमारे पेपर रह लिए हैं अभी। तो कौन कौन से पेपर रह लिए हैं भाई? अब 2 पेपर रहे हैं। 2018 वाला पेपर, 2018 का पेपर रहा है, और दूसरा रहा 2021 का। उसके बाद में हम जो है कंटिन्यू करेंगे फिर राजस्थान दिशा पब्लिकेशन की बुक, दिशा पब्लिकेशन की बुक रहेगी, और एक आपके साथ में रहेगा टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ अच्छी सी, जो भी अच्छी सी टेस्ट सीरीज़ राजस्थान में चलती है वही टेस्ट सीरीज़ हम कराएंगे। 2-3 के नाम हमारी टीम के पास आए हैं, तो जल्दी उसका नाम भी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक है, कोई लोभ लालच नहीं, आपको फ़ायदा होना चाहिए, उसमें करंट भी हो और उसमें स्टैटिक का पूरा पार्ट भी हो, तो इसी हिसाब से हम कराएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी भी जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अपना समझकर, अपने दोस्तों में लिंक भी सेंड कर दो, जिससे कि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, और सभी दोस्त आप जो है अधिकारी बने और फिर एक दूसरे के काम आए और देश के प्रदेश के भी काम आए। चलिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।